ओके दोस्तों, तो अब हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या होता है वेपर प्रेशर, वापस एक बार बातचीत कर लेते हैं। बहुत बार पहले भी इसके रिगार्डिंग हमने बातचीत किए हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर में तो ढंग से किए ही थे हम लोगों ने। तो ये मान लो एक कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर कोई भी एक लिक्विड है। ठीक है, कोई भी एक लिक्विड है हमारे पास, डजंट मैटर। नाउ अब क्या है, ये वाले कंटेनर को मैं एक दूसरा बड़ा सा कंटेनर से बंद कर दिया, एक दूसरा बड़ा सा कंटेनर से बंद कर दिया मैंने, लाइक दिस। अच्छा, सो लिक्विड के अंदर ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कुछ हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स तो होंगे ही होंगे, और वो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो है वो हमारा बाहर निकलता रहेगा। बेसिकली वो सरफेस से निकलेगा। ठीक है, और सरफेस से निकलते हुए यहां पर वो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारा वेपर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता रहेगा। यानी क्या बोल रहा हूं मैं, जो अगर मेरे पास ए लिक्विड है, ये मेरा कन्वर्ट हो रहा है ए वेपर में, ये वाला प्रोसेस को हम बोलेंगे वेपोराइजेशन। ठीक है, नाउ शुरुआत में वो वाला लिक्विड का कोई वेपर नहीं था, जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारा वेपर के मॉलिक्यूल्स बनने के बाद उस वेपर का जो पार्शियल प्रेशर है वो हमारा बढ़ता रहेगा। लेकिन जो हमारा गैस पार्टिकल्स बनेगा उसके अंदर जो थोड़े कम एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी गैस होते हैं उसका एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होगा ड्यू टू द इंटरनल कलिजन और कलिजन विद द वॉल। होगा क्या, कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जो हाईली पहले एनर्जेटिक थे उनका एनर्जी ड्रॉप करेगा, और जैसे ही एनर्जी ड्रॉप करेगा वो मॉलिक्यूल्स वापस अंदर आना चालू करेगा। यानी ए वेपर जो है वो हमारा वापस ए लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जैसे ही हम लोगों ने ये डब्बे को रखेंगे, दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चालू होगा, एक है वेपोराइजेशन और दूसरा जो है वो है हमारा कंडेंसेशन। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, किस चीज का, यहां पर है मेरे पास रेट और यहां पर है मेरे पास टाइम। ठीक है, नाउ वेपोराइजेशन जो है उसका रेट प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। अच्छा, बहुत लोग इसको कंप्लीटली कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी अक्सर बहुत सारी जगहों पे ऐसे ग्राफ देखने को मिलता है, उनका क्लेम ये होता है जो ये हमारा रेट ऑफ वेपोराइजेशन होती है जो कि एक कांस्टेंट मानी जाती है, और उनका लॉजिक बहुत सिंपल होता है। तो देखो, वेपोराइजेशन तो अल्टीमेटली सरफेस फिनोमेना है, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद बॉइलिंग। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। ठीक है, वेपोराइजेशन जो है वो हमारा एक सरफेस फिनोमेना है। टोटल सरफेस एरिया बदल नहीं रहा है, लिक्विड जो है वो भी हमारा सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा वेपोराइजेशन का रेट है उसका एक्चुअल में कोई बदलाव होना नहीं चाहिए था। ठीक है, और उनके हिसाब से जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर 0 है, जो कि लॉजिकल है। स्टार्टिंग में तो वेपर था ही नहीं। ठीक है, तो कंडेंसेशन जो है स्टार्टिंग में होगा ही नहीं, बट विथ टाइम जो है वो मेरा कंडेंसेशन बढ़ता रहेगा, और कंडेंसेशन बढ़ते 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 एक पॉइंट पे जो हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो हमारा रेट ऑफ वेपोराइजेशन का इक्वल हो जाएगा। रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ क्यों रहा है, जैसे जैसे रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ने का रीजन क्या है, जो एक्चुअल में जैसे जैसे ऊपर हमारा वेपर बनेगा तो वैसे ज्यादा पार्टिकल्स वेपर फेज में आएंगे, तो कम एनर्जेटिक पार्टिकल्स बनने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा,
अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वापस आएगा वो हमारा बढ़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वी विल हैव अ increase in rate of condensation. So this is the graph of rate of condensation, right? और ये वाले पॉइंट के बाद अब हमारा रेट पर कोई बदलाव नहीं होगा, यानी यहां पर हम बोलेंगे, हमने पहले भी बातचीत किए थे, हमारा इक्विलिब्रियम सेट इन हो चुका है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा सेट इन हो चुके हैं, और हम ये बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड, air is said to be saturated with the liquid vapor. Okay, समझ में आया? The air is said to be saturated with the liquid vapor, और liquid vapor पे एक बार सैचुरेट हो जाने के बाद the partial pressure of the vapor is called, क्या बोलते हैं हम उसको? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, एंड नॉर्मली उसको हम इस चैप्टर में रिप्रेजेंट करेंगे वाया पी नॉट। ये जो सैचुरेशन पे जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, एंड दैट इज डिनोटेड बाय पी नॉट, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। और अगर नॉर्मल वेपर प्रेशर बोला हुआ है तो वो अंडरस्टूड रहेगा, जो वो सैचुरेशन वेपर प्रेशर के बारे में ही बातचीत कर रहा है। ये नॉर्मल ग्राफ हमें मार्केट में देखने को मिलता है। आई डिसएग्री अ बिट। जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वो एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होता है। दिस ग्राफ इज एक्चुअली अ बिट रॉन्ग। जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो एक्चुअल में, दिस इज द ट्रू रेट ऑफ वेपोराइजेशन। अब सवाल उठ सकता है, सर आपने तो अभी बोले थे जो सरफेस एरिया सेम है, ठीक है, लिक्विड भी सेम है, तो इन दैट केस ये रेट ऑफ वेपोराइजेशन में जो हल्का सा आप गिरावट दिखा रहे हो, वो हल्का सा गिरावट तो होना नहीं चाहिए सर। ये सवाल मन में उठ सकता है, और वो इस केस में, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे तो यही पढ़ाया जाता है जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन कांस्टेंट है। नॉट एग्जैक्टली दोस्तों, थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे उतर आओ। देखो, लिक्विड का जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स है वही लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करते हुए बाहर जाने वाला है। तो ऑन एन एवरेज जो एनर्जी T इक्वल्स टू 0 पर है, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स बाहर निकलने के कारण जो लिक्विड का एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट विल डिक्रीज, और वो डिक्रीज होने के कारण जो लिक्विड का टेम्परेचर है उस पर भी एक बहुत ही हल्का सा ही सही गिरावट तो होंगे। यानी हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकल रहा है और कम एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड के अंदर रह जा रहा है, तो लिक्विड का एवरेज एनर्जी पार्टिकल्स का विथ टाइम डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सैचुरेशन में आने के दौरान पूरे टाइम में डेफिनेटली हमारा जो टेम्परेचर है वो एवर डिक्रीजिंग है। तो इस कारण पे जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन होगा
वो हल्का सा गिरावट तो विथ टाइम डेफिनेटली होने वाला है। हां, क्या प्रैक्टिकली कांस्टेंट हम एज्यूम कर सकते हैं? हां, कर लेना। क्या असली में कांस्टेंट होता है? अगर डायरेक्टली सवाल पूछा है तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन हमेशा एग्जैक्टली कांस्टेंट होता है दोस्तों, तो डेफिनेटली वो चीज गलत है। दैट्स नॉट एग्जैक्टली कांस्टेंट। एक हल्का सा गिरावट जो हमने इक्विलिब्रियम में भी दिखाए थे, वहां पे ये वाले बात को हम थोड़ा सा साइड कर गए थे, क्योंकि वेपर प्रेशर मेनली हम इस चैप्टर में ही बातचीत करते हैं। इक्विलिब्रियम में तो जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, उसके रिगार्डिंग हम बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। बट मेन जो हम लोग का ग्राफ है, ये ग्राफ के बारे में अब हमको समझ में आ गया होगा। सो दिस ग्रीन ग्राफ इज एक्चुअली अ बिट रॉन्ग। जो एक्चुअल में करेक्ट ग्राफ है वो डेफिनेटली हमारा ब्लैक वाला है। खैर, सो अल्टीमेटली जो ऊपर का वेपर होगा वो वेपर हमारा सैचुरेट हो जाएगा और फर्दर कोई भी हमारा और मोर एक्युमुलेशन ऑफ वेपर नहीं होने वाला है। मोर एक्युमुलेशन ऑफ वेपर नहीं होने वाला है मतलब मैं क्या बोलूंगा, क्या बोल सकता हूं मैं यहां पर, जो लिक्विड एंड वेपर आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। यहां पर जाके लिक्विड और वेपर आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट कर चुका है। यह बात हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अगर वाटर है, इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर P naught at saturation is also called aqueous tension। यहां पर जो वाटर का हमारा इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर होता है, इसका और एक नाम से हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं उसका aqueous tension। ये वाटर के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। अच्छा, पी नॉट किस किस पे डिपेंड करता है? कोई भी एक चीज में पी नॉट किस किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा, क्या पी नॉट हमारा कंटेनर पे डिपेंड करेगा? पी नॉट क्या हमारा कंटेनर पे डिपेंड करेगा? नो। ऑब्वियस सी बात है, किस कंटेनर पे रख रहा हूं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसका मुंह का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हां, अगर बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया रखूंगा, मोर सरफेस एरिया रहेगा, तो हमारा सैचुरेशन वेपर प्रेशर जल्दी अटेन होगा। अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो हमारा सैचुरेशन वेपर प्रेशर लेट अटेन होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रेशर हमारा बनने वाला है वो तो हमारा डेफिनेटली कोई बदलाव नहीं होने वाला है। दूसरा, क्या वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है? क्या वो हमारा अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली नॉट। हाँ, अनलेस एंड अनटिल सैचुरेशन हिट करने के पहले पूरा लिक्विड वेपोराइज हो जाए, वो एक पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो तुमने 2 बूंद पानी लगा के छोड़ दिए तो पूरा ही वो वेपोराइज हो जाएगा, उससे पहले कि वो सैचुरेशन को हिट कर पाए। लेकिन अगर हमारे पास सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लिक्विड है जो कि वो पूरा का पूरा वेपोराइज तो नहीं होगा, तो इन दैट केस वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डेफिनेटली डिपेंड नहीं करने वाला है। अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में जितना मोल्स ऑफ वाटर या जितना मोल्स ऑफ लिक्विड को हमारा एवापोरेट होना है वो तो हमारा फिक्स मोल्स होने वाला है। अगेन ऑब्वियस बात है, बहुत ज्यादा लिक्विड रखोगे तो ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में रह जाएगा, उसका एक बहुत ही नेग्लिजिबल हिस्सा वेपर बनेगा। हम लिक्विड रखोगे तो उसका एक सब्सटेंशियल हिस्सा बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जो जाएगा वो तो हमारा फिक्स ही होने वाला है। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे तो डेफिनेटली डिपेंड नहीं करता है। हाँ, क्या वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है? जी हाँ, बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा हर लिक्विड का अलग अलग होता है। अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड मोर वोलाटाइल है,
अगर हमारा कोई भी लिक्विड मोर वोलाटाइल है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है जो पी नॉट हमारा हाई होगा, और अगर ये लेस वोलाटाइल है तो पी नॉट जो होगा वो डेफिनेटली हमारा लो होगा। अच्छा, अब कोई लिक्विड मोर वोलाटाइल है या लेस वोलाटाइल है वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ध्यान देना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड हाई, जितना ज्यादा वो चीज हाई होगा, दैट इंप्लाइज लिक्विड इज लेस वोलाटाइल। लिक्विड जो होगा वो हमारा कम वोलाटाइल होने वाला है। समझ में आया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड अगर हमारा हाई है तो लिक्विड जो है वो डेफिनेटली हमारा लेस वोलाटाइल होने वाला है। यानी फॉर अ सिंपल एग्जांपल, पी नॉट फॉर मर्क्यूरी will be much lesser than the P naught of water, and that is less than P naught of ethyl alcohol। ठीक है, जो हमारा मर्क्यूरी है उस मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करने के कारण वहां पर तो वेपर प्रैक्टिकली हमारा बनता ही नहीं है। मर्क्यूरी का जो एक्सटेंट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो हर हाल पे हम नेग्लेक्ट ही मार डालते हैं, वो तो इतना कम वेपोराइज होता है क्योंकि वहां पे तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है। वाटर में बहुत ही ज्यादा अच्छा एच बॉन्ड होता है, तो वेपोराइजेशन में एच बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड से वीकर है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा वीकर है, क्या गुजरा है, लेकिन फिर भी वाटर में भी ठीक ठाक मॉलिक्यूल्स में होल्ड है। तो वाटर जो है वो हमारा बहुत ज्यादा वोलाटाइल तो नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड इथाइल अल्कोहल में या उस हम देखेंगे अगर, तो वहां पर एच बॉन्ड का एक्सटेंट वाटर से भी खराब होते हैं, जिस कारण पे इसका जो हमारा पी नॉट होगा दैट विल बी मच हायर, एंड अगर हम उससे भी ज्यादा देखें that will be less than the P naught of benzene। जो हमारा बेंजीन का पी नॉट होगा, क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन काफी ज्यादा वीक है, सो बेंजीन का पी नॉट जो होगा वो हमारा काफी ज्यादा हाई होने वाली है। ठीक है, समझ में आया? सो ऑब्वियस बात है, नेचर ऑफ लिक्विड पर तो डेफिनेटली वो चीज डिपेंड करेगा। जो ज्यादा वोलाटाइल होगा उसके मतलब उस पे इंटरेक्शन फोर्स जो है वो कम है, तो वेपर में जाने का टेंडेंसी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होंगे जो कि वो लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को पार करके वेपर में जा पाए। ठीक है, एंड फोर्थ, द टेम्परेचर। एक बात को समझने का ट्राई करो, जो हमारा वेपोराइजेशन प्रोसेस है, जो भी हमारा वेपोराइजेशन प्रोसेस है, दैट इज ऑलवेज एंट्रोपिकली सपोर्टेड। अगर हम वेपोराइजेशन प्रोसेस के बारे में समझें, लिक्विड से हमारा बन रहा है वेपर, तो यहां पर क्या होगा, दिस विल बी एन एंट्रोपिक सपोर्ट। तो एंट्रोपिक सपोर्ट अगर हमें मिल रहा है, एंट्रोपिक सपोर्ट जो है वो अगर हमें मिल रहा है, तो इसका सिंपल मतलब यह है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ वेपोराइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। दैट मीन्स जो हमारा पी नॉट है, जो हमारा सैचुरेशन वेपर प्रेशर है, वो भी हमारा डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। चाहे कोई भी लिक्विड हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ वेपोराइजेशन हमेशा ही हमारा बढ़ने वाला है, और जिस कारण पे हमारा
जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर है वो सैचुरेशन वेपर प्रेशर भी डेफिनेटली हमारा इंक्रीज करने वाला है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे। अमाउंट ऑफ लिक्विड और कंटेनर का जो मुंह का शेप है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस बात पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम डेफिनेटली मैटर करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया जल्दी अटेन करेगा, छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट अटेन करेगा, बट अल्टीमेटली वो अटेन होने पर जो हमारा फाइनल पोजीशन बनेगा वो तो हमारा सेम ही रहेगा। और अमाउंट ऑफ लिक्विड के बारे में बस एक ही चीज ध्यान रखना है, हमारे पास इतना सब्सटेंशियल लिक्विड होना चाहिए, इतना सब्सटेंशियल लिक्विड होना चाहिए जो कि सैचुरेशन होने के पहले वो चीज हमारा खत्म ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग हम एक स्पेसिफिक टर्म डिफाइन करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसके बारे में भी पहले हमने बातचीत किए हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी RH क्या है मेरे पास? रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी RH हमारे पास क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। अब हर एयर जो है वो वाटर वेपर से तो सैचुरेट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? सो लेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो हमारा सैचुरेशन वेपर प्रेशर, द सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू P0। जो हमारा वाटर का सैचुरेशन वेपर प्रेशर है वो मान लो कितना है? P0। ठीक है। और उसके बाद क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर के बारे में बात हो रही है। इन एयर कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे है, मान लो P, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे मान लो P। ठीक है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज सिंपली डिफाइंड एज RH इक्वल्स टू P अपॉन P0 इंटू 100%। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी P अपॉन P0 इंटू 100%, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है। अच्छा, मतलब मान लो P0, अगर P0 है मान लो 28 टॉर कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और RH हमें दे रखा है मान लो 25%, दैट इंप्लाइज प्रेशर ऑफ वाटर इज सिंपली इक्वल्स टू 28 इंटू 25/100, दैट इज इक्वल्स टू 7 टॉर। यानी उस टाइम पे जो एयर है, उस एयर के अंदर वाटर का पार्शियल प्रेशर जो है वो हमारा 7 टॉर है। सो ये एक लिक्विड का जो रिलेटिव, जो हमारा वेपर प्रेशर है, उस चीज को हमने यहां पर डिफाइन कर दिए हैं। ओके, नाउ अब एक चीज समझो, what we will define is the thermodynamics of the liquid vapor interconversion, thermodynamics of the liquid vapor interconversion। Let's see क्या बोला गया इसके बारे में। अच्छा, जब मान लो सैचुरेशन हो चुका है, ठीक है, हम लोग बातचीत करेंगे एट सैचुरेशन। हम क्या लिखेंगे? लिक्विड इज ऑब्वियसली इन द इक्विलिब्रियम विथ वेपर। लिक्विड जो है वो हमारा वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। नाउ जो हमारा लिक्विड का गिव्स फ्री एनर्जी है वो मान लो है Gl, और जो हमारा वेपर का जो गिव्स फ्री एनर्जी है मान लो वो है Gv।
ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं? GL is equals to GV at इक्विलिब्रियम। ये तो ऑब्वियसली होना पड़ेगा क्योंकि ये वाला प्रोसेस जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो डेल्टा G जो है वो तो डेफिनेटली हमारा 0 है। ठीक है। सो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो लिख सकता हूं DGL इक्वल्स टू DGV एट इक्विलिब्रियम अगेन। अच्छा, DGL को मैं क्या लिख सकता हूं? DG हमेशा क्या लिखी जाती है? याद करो, इट इज VdP माइनस SdT। इट इज द VdP माइनस SdT। सो V liquid dP minus S liquid dt, that is equals to VV dP minus SV into dt। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो इसको अगर हम ध्यान दें यहां पर V of V minus V of L into dP, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? S of V minus S of L into dt। सो यहां से मैं लिख सकता हूं dP by dt। SV माइनस SL, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा S ऑफ वेपोराइजेशन, और इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा V ऑफ वेपोराइजेशन। It is the delta S of vaporization by the delta V of vaporization, and this can be written as approximately delta S vaporization by V of vapor। लिक्विड का वॉल्यूम को हम प्रैक्टिकली डेफिनेटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है। देखते हैं आगे ये किस तरीके से काम करता है। लेट्स सी।